नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का इतिहास एक परिचय कक्षा 10 के जो कथन कारण संबंधित जो प्रश्न हैं कक्षा 10 के, तो कक्षा 10 के कथन कारण संबंधित प्रश्नों को अब हम हल करने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक पेज वाइज है। प्रत्येक चैप्टर उनके पेज के अनुसार ये प्रश्न तैयार किए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और पैटर्न जैसा कि बदल चुका है, तो आप इन पर ध्यान दें। पुराने जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जिन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट वगैरह दे रखे, तो उनको तो पता है कथन कारण संबंधी प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। लेकिन जो नए सीईटी के विद्यार्थी हैं जो इस बार ही एग्ज़ाम देंगे या पिछली बार एग्ज़ाम दे चुके, तो उनको ये पता नहीं है कथन कारण के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो इस कथन कारण वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कथन 1949 ईस्वी से पूर्व वर्तमान राजस्थान नाम की कोई एकीकृत भौगोलिक इकाई नहीं थी। तो निश्चित है 1949 से पहले कहाँ थी? भौगोलिक इकाई नहीं थी। वर्तमान राजस्थान का निर्माण विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद हुआ। बिल्कुल, जब भौगोलिक इकाई नहीं थी, पिछले पूर्व में 1949 से पहले भौगोलिक इकाई नहीं थी, तो निश्चित रूप से एकीकरण के बाद क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। तो दोनों कथन क्या है? कथन और कारण दोनों सही है और जो आर है वह कथन की व्याख्या कर रहा है। आर एक कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान में निम्न में किसी में एकीकृत भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद ही राजस्थान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया गया। राजस्थान भूभाग के लिए 1800 ईस्वी में कौन सा शब्द यूज किया गया? राजपूताना। और जॉर्ज थॉमस ने, किसने यूज किया था? जॉर्ज थॉमस ने। तो कारण भी क्या है? सही है, कारण भी सही है। इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? राजपूताना था। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो पेज के अनुसार जो है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 1829 प्रश्न नंबर 3 है, 1829 में राजस्थान नाम का प्रयोग एक पुस्तक में मिलता है। बिल्कुल मिलता है 1829 में। और 1829 में लिखी गई एक पुस्तक है किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश का क्या नाम दिया? राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने। किसमें? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है क्योंकि ये और ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ये कथन राइट है। तो 1829 में जेम्स टोड की पुस्तक में राजस्थान या राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान राजस्थान का 30 मार्च 1949 ईस्वी को जो है राजस्थान नाम रखा गया। बिल्कुल सही कथन है। 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान इसका वैधानिक नाम आया था, 30 मार्च 1949 को। और विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद सर्वसम्मति से इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। तो एकीकरण के बाद ही तो राजस्थान नाम आया। एकदम सही कथन है। और कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और दूसरे चरण में इसको पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जो है कहा गया। और छठे चरण में इसको जो छठा चरण था उसमें इसको वैधानिक नाम मिला। दोनों कथन बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, 30 मार्च 1949 ईस्वी में राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथि है। बिल्कुल सही बात है, 30 मार्च 1949 है। और इसी दिन राजस्थान की विभिन्न रियासतों का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। ये गलत है कथन।
इस दिन राजस्थान की जो विभिन्न जो रियासतें हैं उनका एकीकरण तो हुआ था, लेकिन वो प्रारंभ नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी ए कथन सही है और आर कथन गलत है। ठीक है, ठीक है, ए कथन सही है, ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है आपको, ए कथन सही है लेकिन आर कथन क्या है, गलत है, और ये कथन सही है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को महत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन दिए गए पेज के अनुसार इसी दिन क्या हुआ था, एकीकरण। इसी दिन एकीकरण हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ। एकीकरण तो हुआ था लेकिन प्रारंभ नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन साहित्य में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम मिलते हैं। बिल्कुल अलग अलग नाम है, सही। इन क्षेत्रों की पहचान कभी भी उनकी भौगोलिक विशेषताओं और कभी भी वहाँ निवास करने वाली जातियों के नाम से हुई है। तो सही बात है, वहाँ पर रहने वाले भौगोलिक जो विशेषताओं की वजह से और वहाँ पर रहने वाले निवास करने वाली जो जातियाँ हैं, उनके आधार पर ही इन क्षेत्रों के अलग अलग नाम है। तो दोनों कथन सही है और आर की सही व्याख्या कर रहा है। मरु और धन्व दोनों शब्दों का प्रयोग राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए हुआ है। बिल्कुल सही है। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही बताया है। दोनों कथन बिल्कुल राइट है। मरुधन्व का मतलब ही क्या होता है, मरुस्थल होता है। मरु और धन्व का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बिल्कुल मिलता है, मरु और धन्व का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान के वर्तमान जिलों की प्रशासनिक सीमाओं का वर्णन किया गया है। आप बताएं इसका उत्तर क्या हो सकता है, बताएं, आप सोचें। क्या दोनों कथन राइट है? नहीं, एक कथन सही है, आर कथन गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ऋग्वेद में पहले से थोड़ी लिखा हुआ है, राजस्थान के वर्तमान जो ज़िले हैं उनके बारे में ऋग्वेद में थोड़ी था कि जो है नए ज़िले और बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक कथन क्या है, गलत है। तो आर वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। कथन ये सही है लेकिन आर कथन गलत है। तो उत्तर नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में मरु और धन्व का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान जिलों की प्रशासनिक सीमाओं का वर्णन नहीं है। मरु शब्द का प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मरु था, और बाद में इससे संबंधित नाम विकसित हुए। दोनों कथन राइट है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, जोधपुर को पहले मरु कहा गया और बाद में मरुवार कहा गया, और कालांतर में इस मरुवार का क्या हो गया? भाई सबसे पहले मरु कहा गया, मरु से क्या बना, मरुवार, और मरवार से क्या बना, मारवाड़। किसको कहा गया? जोधपुर को कहा गया। दोनों कथन राइट है, दोनों कथन राइट है और आर की सही व्याख्या कर रहा है। ये जो प्रश्न है वह मैंने जो चैप्टर आपको करवाया था डिटेल में, उस चैप्टर से ही लिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के अच्छी समझ के लिए ताकि इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, तो इसके लिए आप पिछले जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं इसके चैप्टर 1 के, वह जा कर के देखें, या फिर इसी की आप प्रैक्टिस करें तो ये भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। स्पीड रखूँगा मैं, क्योंकि इसमें एक पेज से ही 30-40 प्रश्न तैयार हुए हैं। तो एक प्रश्न 2-2, 3-3 बार भी रिपीट हो सकता है। रिपीट होने से क्या है, वह अभ्यास में आ जाता है और वह लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये राइट है। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, केर और पीलू जैसे वनस्पति पाए जाते हैं। बिल्कुल, जंगल शब्द ही क्या है? जंगल शब्द बीकानेर और नागौर का क्षेत्र है। जंगल शब्द जो है बीकानेर और जंगल प्रदेश बीकानेर नागौर का क्षेत्र है, जहाँ पर समी, केर और पीलू जैसे वनस्पति पाई जाती है, और इस क्षेत्र की पहचान वहाँ पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पति के आधार पर हुई है। दोनों कथन क्या है, राइट है। आगे चलते हैं। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला, बीकानेर और नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जंगल प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? समी के, केर के और पीलू के आदि वनस्पतियों से ये संबंधित है। तो कथन ये सही है और कारण आर भी इसका बिल्कुल सही है। जंगल देश नामकरण मुख्यतः वहाँ की वनस्पति संबंधी विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। अभी पढ़ी चुके अपन। जंगल क्षेत्र में समी, केर और पीलू के वृक्ष पाए जाते हैं। कथन ये सही है। मत्स्य प्राचीन राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। बिल्कुल, मत्स्य जनपद
बहुत प्राचीन क्षेत्रों में से एक था। महाभारत में मत्स्य का उल्लेख एक प्राचीन राज्य के रूप में मिलता है। बिल्कुल, महाभारत में जो है एक प्राचीन राज्य के रूप में किसको जाना जाता है? मत्स्य को प्राचीन राज्य के रूप में जाना जाता है। किसमें? महाभारत में। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण एक की सही व्याख्या कर रहा है। प्राचीन मत्स्य राज्य का विस्तार वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक है? वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर तक जो है ये फैला हुआ है। जयपुर, अलवर, भरतपुर तक जो है इसका विस्तार है। जयपुर, अलवर, भरतपुर तक इसका विस्तार है। और महाभारत में मत्स्य को एक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। एकदम सही बात है, राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर यानी कि बेराट। विराटनगर यानी कि बेराट इसकी क्या थी? राजधानी थी। इसके पश्चात है, तो दोनों कथन बिल्कुल राइट हैं और दोनों कथन तो बिल्कुल राइट हैं, लेकिन यहाँ पर जो बी कथन दिया गया है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब देखो क्यों नहीं कर रहा इसकी व्याख्या, इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी व्याख्या नहीं करने का कारण क्या है? प्राचीन मत्स्य राज्य का विस्तार वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर तक माना गया है। महाभारत में मत्स्य को एक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है और उसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ पर कारण क्या है? प्राचीन मत्स्य, तो मत्स्य राज्य का विस्तार बताया है जयपुर, अलवर और भरतपुर। और महाभारत में मत्स्य को एक, क्योंकि महाभारत में मत्स्य को एक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो पहले तो वो विराटनगर तक ही सीमित था। राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो महाभारत में मत्स्य को एक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। तो इसकी विशेषता की ओर जा रहा है, जबकि यहाँ पर उसके क्षेत्रों की बात बता रहा है। इस वजह से ये कथन राइट तो है दोनों कथन, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। आगे बढ़ें, तो दोनों तथ्य सही है, लेकिन विराटनगर राजधानी होना मत्स्य के विस्तार की व्याख्या नहीं है। मैंने आपको अभी बताया मत्स्य के विस्तार की व्याख्या क्यों नहीं है, क्योंकि जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विस्तार से रिलेटेड नहीं है विराटनगर राजधानी होना, है ना। तो ये कथन क्या है? सही है, लेकिन विस्तार व्याख्या नहीं है। विराटनगर मत्स्य राज्य की राजधानी था। अभी पढ़ा अपन ने, मत्स्य राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ये भी पढ़ा, मत्स्य राज्य का उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और विराटनगर मत्स्य की क्या थी? राजधानी थी। मत्स्य राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब देखो यहाँ पर बात क्या की गई है? विराटनगर मत्स्य राज्य की क्या थी? राजधानी। अब मत्स्य राज्य की ये राजधानी थी। ठीक है, कौन सी? विराटनगर। अब यहाँ पर वर्णन किसका होना चाहिए था? विराटनगर का वर्णन होना चाहिए था, जबकि किसका वर्णन कर रहा है? मत्स्य राज्य का उल्लेख किस में मिलता है? महाभारत में। ठीक है, अब यहाँ पे विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी, तो विराटनगर का वर्णन होना चाहिए था इसमें, तब जाके ये वाला कथन क्या होता? राइट होता। बाकी दोनों कथन बिल्कुल सही है। विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी, ये भी राइट है, और मत्स्य राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ये भी राइट है। लेकिन ये इसकी क्या नहीं कर रहा? व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसलिए कथन कौन सा हो जाएगा? कथन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतपुर और मथुरा, अगर बात करें भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो डिटेल से अपन ने व्याख्या की थी। तो भरतपुर के, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे किससे सटा हुआ है? मथुरा से। ये मथुरा से सटा हुआ है, मथुरा से सटा हुआ है। और ये यहाँ का जो क्षेत्र है वो कौन सा जनपद कहलाता है? सूरसेन जनपद कहलाता है। ये मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। कथन बिल्कुल राइट है। सूरसेन भी राजस्थान से संबंधित एक प्राचीन राज्य था, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। कथन एकदम सही है, दोनों कथन एकदम सही है। अब देखो इसमें भी कौन सा आंसर है? बी। अब बी क्यों है? देखो बी क्यों है। अब भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ठीक है,
और सूरसेन भी राजस्थान से। अब ये हम भरतपुर के क्षेत्रों के बारे में थोड़ी बता रही है, सूरसेन की व्याख्या कर दी इसने तो, ठीक है। इस वजह से कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता, आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। आगे देखो, सूरसेन का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सूरसेन का उल्लेख बिल्कुल महाभारत में मिलता है, सही कथन है। सूरसेन का उल्लेख महाभारत में मिलता है, एकदम सही बात है। और महाभारत में उल्लेखित सभी प्राचीन राज्यों की राजधानियाँ वर्तमान राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित थी। ये हो सकता है क्या, ये जो हो सकता है क्या, सोचें कि ये कथन सही है। महाभारत में उल्लेखित सभी राज्यों की राजधानी क्या वर्तमान में राजस्थान में ही, ये कथन क्या है, गलत है। राजस्थान में थोड़ी है, और में भी है। तो सूरसेन जैसे सूरसेन जनपद नहीं है राजस्थान में, इस वजह से सूरसेन का जो उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है, बिल्कुल सही कथन है। महाभारत में उल्लेखित सभी प्रकार प्राचीन राज्य की राजधानी वर्तमान राजस्थान में, ये कथन गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ए कथन सही है, लेकिन आर कथन गलत है। उत्तर नंबर सी, उत्तर नंबर सी हो जाएगा। कथन ये सही है, लेकिन आर कथन गलत है। आगे बढ़े, 19वां प्रश्न, मत्स्य और सूरसेन दोनों प्राचीन राज्यों से संबंधित नाम है। बिल्कुल सही बात है, प्राचीन राज्यों से संबंधित नाम है। दोनों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, दोनों कथन सही है। अब ये बताओ, मत्स्य और सूरसेन दोनों प्राचीन राज्यों के नाम हैं और दोनों नामों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, व्याख्या भी कर रहा है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो कथन नंबर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों की व्याख्या तो कर रहा है, महाभारत में मिलता है जिसकी। उत्तर प्रश्न नंबर 20, मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी। बिल्कुल सही बात है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। मत्स्य राज्य वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इस वजह से मैं डिटेल व्याख्या नहीं कर रहा इनकी। इसका रीज़न है क्योंकि आपको रिपीट प्रश्न देखने को मिलेंगे और कंप्लीट आप इनको आराम से सोल्व कर पाओगे। मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी। अब विराटनगर थी, ठीक है, मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी। अब विराटनगर के बारे में बताया ना, तो नीचे वाले में भी किसकी विशेषता आना चाहिए था, नीचे वाले में विराटनगर की विशेषता आना चाहिए था। बाकी कथन तो दोनों सही है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। आगे देखो, तो बी हो जाएगा। कथन ये और कारण आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। वर्तमान राजस्थान के सभी प्राचीन क्षेत्रीय नाम केवल वहाँ निवास करने वाली जातियों के नाम पर आधारित थे। तो केवल आ गया ना इसमें, तो ऐसे भी केवल आ गया, तो कथन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल आ गया, केवल उन जातियों, वहाँ निवास करने वाली जातियों के नाम पर ही थोड़ी थी, वहाँ के क्षेत्रों के नाम पर भी थी, ठीक है। तो जातियों के नाम पर ही नहीं थी, तो यह कथन गलत हो जाएगा। कुछ क्षेत्र उनके भौगोलिक और किस वजह से थे, भौगोलिक स्वरूप और जातियों के नाम पर नाम रखे गए थे, तो भौगोलिक स्वरूप से भी जाने जाते थे। कथन सही है। यहाँ पे केवल, ज़्यादातर शब्दों में केवल आते हैं, समझ जाना। लगभग वो प्रश्न गलत हो जाता है, वो फैक्ट गलत है। आगे देखो, कथन गलत है क्योंकि क्षेत्रीय नामों के पीछे भौगोलिक विशेषताएं भी आधार थी। सही बात है, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों के निर्माण में भौगोलिक विशेषताओं की भूमिका रही है, ठीक है। जांगल नाम ऐसे क्षेत्र से जुड़ा है जहाँ विशेष प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है, दोनों कथन सही है। और आर ए के सही व्याख्या भी कर रहा है। कांठल नाम प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है। तो कांठल नाम प्रतापगढ़ के भूभाग को कहते हैं। बिल्कुल, प्रतापगढ़ का यह भूभाग माही नदी के किनारे है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। कांठल नाम प्रतापगढ़ के भूभाग को कहते हैं। प्रतापगढ़ का यह भूभाग, इस भूभाग के बारे में तो बताया है, कांठल के बारे में बताया है इसने, इस वजह से ये व्याख्या भी कर रहा है। कि बस क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं आपको, तब जाके आप इनको सही हल कर पाओगे। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइप से इन प्रश्नों को हल करना है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि कथन कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 24, प्रतापगढ़ के माही नदी के निकट स्थित भूभाग को क्या कहा जाता है। अभी पढ़ा अपन ने, क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांठल। प्रतापगढ़ के पास में बसे हुए जो भूभाग है उसको क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। कांठल शब्द का संबंध कौन सी नदी से है, माही नदी के किनारे से बताया गया है, एकदम सही बात है।
कांठल की विशेषताएं बता रहा है दूसरे वाले में। तो दोनों कथन सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 25, छप्पन का मैदान। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, छप्पन का मैदान किसे याद करोगे? बाप से याद करोगे। बासी हो गया बांसवाड़ा और पसी हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। किसी का बाप बन जाता है तो मतलब कहने का, जब कहते हैं ना अपन नॉर्मली, यार ये तो बाप बन गया, मतलब 56 इंच का सीना है उसमें, तो 56 का मैदान क्या हो गया? बाप, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और एक क्या था? 56 गाँवों का समूह था। 56 गाँवों के समूह की वजह से इसको जो है 56 का मैदान कहा गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये कथन सही है, आर की सही व्याख्या कर रहा है। 56 का मैदान नामकरण संख्या आधारित क्षेत्रीय पहचान का उदाहरण है। 56 का मैदान नामकरण संख्या आधारित क्षेत्रीय पहचान का उदाहरण है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँवों का समूह था। तो बिल्कुल 56 गाँवों का समूह था। और 56 का मैदान नामकरण संख्या पर आधारित है, इसे नहीं है कि संख्या पर आधारित। देखो संख्या है तो दे रखी है दूसरे वाले में, तो इसका मतलब संख्या पर आधारित है, तो ये इसकी क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। एकदम सही बात है। आगे बढ़ें। कांठल और 56 का मैदान दोनों नाम भौगोलिक आधार पर निर्मित क्षेत्रीय नामों के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। कांठल का संबंध माही नदी के किनारे से है। 56 का मैदान 56 गाँवों के समूह से जुड़ा हुआ है। दोनों कथन सही है। 56 का मैदान 56 गाँवों के समूह से और कांठल का माही नदी के किनारे से। व्याख्या भी कर रहा है। जांगल देश और 56 का मैदान नामकरण का आधार समान था। दोनों नाम वहाँ स्थित गाँवों की संख्या के आधार पर रखे गए। जांगल देश, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई क्वेश्चन अलग से उठ के नहीं आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। जांगल प्रदेश और 56 का मैदान जो नामकरण है उसका आधार क्या था? समान था। दोनों नाम वहाँ स्थित गाँवों की संख्या के आधार पर रखे गए। जरूरी थोड़ी संख्या के आधार पर रखे जाएं। जांगल प्रदेश तो बीकानेर नागौर वाला समूह है। 56 का मैदान जो है 56 गाँवों का समूह कहलाता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर डी। कथन ये गलत है, क्योंकि जांगल और 56 का मैदान नामकरण का आधार समान थोड़ी था। दोनों को एक चीज़ से थोड़ी बोला गया, इस वजह से। और कारण जो आर सही है वह बिल्कुल सही है। संख्या के आधार पर दोनों नाम वहाँ स्थित गाँवों की संख्या के आधार पर रखे गए, तो आर क्या है? बिल्कुल सही है। 56 का मैदान 56 गाँवों के कारण कहा गया, जबकि जांगल देश का संबंध क्षेत्रीय वनस्पति विशेषताओं से। देखो इतनी बारीक सी चीज़ पूछ लेता है वो, जो पेपर सेटर होता है वो कमाल का आदमी होता है, वो इतनी बारीक चीज़ पहुँच लेता है। देखो 56 का मैदान तो 56 गाँवों के समूह के कारण उसको कहा गया था, लेकिन जांगल देश का संबंध किससे बताया? जैसा मैंने पहले प्रश्न भी करवा चुका हूँ। जांगल देश का संबंध वहाँ के क्षेत्रीय वनस्पति विशेषताओं से भरा हुआ, इस वजह से जांगल देश का संबंध है वनस्पति से। कांठल और जांगल देश दोनों नाम नदियों के किनारे स्थित क्षेत्रों को दर्शाते हैं। कांठल तो प्रतापगढ़ है, ठीक है, तो जरूरी है क्या? कांठल और जांगल देश दोनों नदियों के नाम के किनारों को दर्शाते हैं। नदियों के नाम को किनारे को तो शिल्प और शिल्प कौन दर्शाता है? कांठल प्रदेश दर्शाता है, क्योंकि माही नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जांगल प्रदेश बीकानेर में कान नदी है, ठीक है, तो इस वजह से ये तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कांठल माही नदी के किनारे था, जबकि जांगल प्रदेश बीकानेर नागौर क्षेत्र से संबंधित था। बिल्कुल नागौर बीकानेर नागौर क्षेत्र से संबंधित है। एकदम सही कथन है। आगे बढ़ते हैं। आगे चलो। कथन गलत है और जांगल देश को नदी के किनारे क्षेत्र नहीं बताया गया है। कारण में दिए गए दोनों तथ्य बिल्कुल सही है। कथन ये गलत है, लेकिन कारण आर सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों के पीछे केवल राजनीतिक कारण था। यहाँ पर क्या आ चुका है? केवल राजनीतिक कारण ही थोड़ी था। कुछ नाम भौगोलिक विशेषताओं और कुछ नाम वहाँ निवास करने वाली जातियों के संबंधित है। ये तो कथन सही है, भौगोलिक विशेषताओं की वजह से और निवास करने वाली जातियों की वजह से संबंधित था। तो ऊपर वाला जो प्रश्न है वो गलत है। प्राचीन नामों का नाम केवल राजनीतिक कारण नहीं था, हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। क्या बताया इसने? ए और आर दोनों सही है। क्या बता रहा है? देखें, ध्यान देना एक बार। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों के पीछे केवल राजनीतिक कारण। अच्छा, मैंने नहीं था नहीं पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? नहीं थे, सही बात है। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं थे, सही बात है। राजनीतिक कारण ही थोड़ी थे, भौगोलिक विशेषताओं की भी इम्पोर्टेंस थी
और वहाँ पर निवास करने वाली जातियों की भी इम्पोर्टेंस है। दोनों कथन क्या हो जाएंगे, दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं केवल आने पर पीछे नहीं भी देखना है, तो इस प्रकार की गलती न करें। माइंड की परख ही करता है पेपर सेटर, किस प्रकार से एक प्रतियोगी जो है उसके उत्तर को दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर पेपर में प्रेशर होता है। इस वजह से राजस्थान का नाम का प्रयोग प्राचीन काल से वर्तमान पूरे प्रदेश के लिए लगातार होता जा रहा है। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से एक भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। दोनों कथन सही है। सही है क्या? राजस्थान का नाम का प्रयोग प्राचीन काल से वर्तमान पूरे प्रदेश के लिए लगातार हो रहा है। जरूरी है क्या? देखो क्वेश्चन भी क्या लिखा है इसमें, राजस्थान नाम का प्रयोग प्राचीन काल से, कब से? प्राचीन काल से वर्तमान पूरे प्रदेश के लिए लगातार हो रहा है। प्राचीन काल से थोड़े हुआ है, इसका जो नाम था वो अस्तित्व में कब आया? 1949 के बाद सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। तो इसकी भौगोलिक इकाई पहले अस्तित्व ही नहीं था, तो प्राचीन काल से कहाँ से आ जाएगा राजस्थान? ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ये कथन राइट। आगे बढ़ो। तो कथन ये गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ये गलत है क्योंकि 1949 ईस्वी से पूर्व वर्तमान राजस्थान नाम की एकीकृत भौगोलिक इकाई नहीं थी। अच्छा, 32वां क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी का राजपूताना और 1829 का राजस्थान का नामकरण एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। गलत। किससे नामकरण किया जाएगा भाई? एक ही व्यक्ति के द्वारा। ये 1800 ईस्वी में तो राजपूताना तो जॉर्ज थॉमस आया था, और 1829 में कर्नल जेम्स टोड आया था। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस आया, 1829 में कर्नल जेम्स टोड का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। कारण और कथन बिल्कुल सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। 1800 ईस्वी का राजपूताना और 1829 का राजस्थान का नामकरण, ये तो गलत हो जाएगा ना यार, पढ़ा नहीं। देखो 1800 और 1829 राजस्थान का नामकरण एक ही व्यक्ति, तो एक व्यक्ति ने थोड़ी किया था, अलग अलग व्यक्ति थे, एक जॉर्ज थॉमस था, एक जेम्स टोड था। तो ये वाला कथन राइट है, ये वाला कथन गलत है, तो उत्तर नंबर डी हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग 1800 में किया। 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था भैया 1800 में, तो राजस्थान का थोड़ी किया था। 1829 में उनकी पुस्तक में राजस्थान और राजस्थान नाम मिलता है, ये तो कथन बिल्कुल सही है। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में राजस्थान और रजवाड़ा नाम मिलता है। कथन ये वाला सही है, जबकि ऊपर वाला गलत है। ठीक है, तो डी हो जाए। कथन ये गलत है लेकिन कारण आर सही है। जेम्स टोड ने 1829 में ईस्वी से, जबकि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द के प्रयोग का उल्लेख किया गया। प्रश्न नंबर 34, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड दोनों वर्तमान राजस्थान के नामकरण के इतिहास से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, इतिहास से जुड़े हुए ये दोनों। एक के संदर्भ में राजपूताना, दूसरे के संदर्भ में राजस्थान और राजस्थान का उल्लेख मिलता है। सही बात है। प्रश्न नंबर 35, राजपूताना और राजस्थान शब्दों का ऐतिहासिक प्रयोग अलग अलग समय के संदर्भों में हुआ है। सही बात है, क्योंकि राजपूताना 1800 में है और राजस्थान राजस्थान का संबंध 1829 में है। दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको गति तेज लग रही है तो आप इसको पॉज करके या फिर स्पीड कम करके देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है वो रिपीट हो चुके हैं, इस वजह से स्पीड तेज कर रखी है मैंने। मरु और धनु का प्रयोग जिस क्षेत्र के लिए हुआ है वही क्षेत्र क्या कहलाए? बाद में जंगल देश कहलाए। बिल्कुल सही बात है। दोनों मरु और धनु का एक ही अर्थ है, मरुस्थल। मरु और धनु का प्रयोग जिस क्षेत्र के लिए हुआ है वही क्षेत्र बाद में जंगल प्रदेश कहलाया। जंगल प्रदेश तो अपन किस किस को कहते हैं? जंगल प्रदेश तो एक तो बीकानेर को कहते हैं, और एक किसको कहते हैं? एक नागौर को कहते हैं जंगल प्रदेश। एक बीकानेर और एक नागौर। तो मरु और धनु जरूरी थोड़ी मरुधनु नागौर है, नागौर थोड़ी मरुधनु। बीकानेर को अपन मरुधनु मान सकते हैं, इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो कितना बारीक सा पूछा है उसने। मरु और धनु का प्रयोग जिस क्षेत्र के लिए हुआ है वह क्षेत्र बाद में जंगल देश कहलाया। जंगल में तो नागौर भी आता है। ठीक है, दोनों मरु और धनु का एक ही अर्थ है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो कथन ये गलत है लेकिन कारण आर सही है। कारण क्या है इसका? देखो व्याख्या डिटेल इस वजह से दे रखी है मैंने, ताकि आप, जरूरी नहीं है कि
इसको आप आराम से स्पीड कम करके भी देख सकते हैं और व्याख्या के साथ भी पढ़ सकते हैं। कारण सही है लेकिन कथन गलत है। मरु और धनु का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है, जबकि जांगल देश का अलग क्षेत्रीय नाम है। ये मरुस्थल से संबंधित है, जांगल प्रदेश का अलग क्षेत्रीय नाम है। आगे देखें, बीकानेर और नागौर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मरु। ये तो गलत है कि सही है? अरे मरु नहीं था, क्या था? जांगल। क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश कहा जाता था बीकानेर नागौर के क्षेत्र को। अभी तो बताया। आगे देखो, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन क्या है? गलत है, मरु नहीं था। और आर जो है, लेकिन आर सही है। छोटे छोटे बारीक से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। छप्पन का मैदान का नामकरण महेंद्र नदी के किनारे स्थित होने के कारण हुआ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। 56 गाँवों के समूह की वजह से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँवों का समूह था। एकदम सही है। तो दोनों कथन एकदम सही है या गलत है? 56 का मैदान क्यों नाम पड़ा है इसका? देखो, दोनों राइट कर रखे हैं मैंने, है ना। 56 का मैदान का नामकरण माही नदी के किनारे। अरे गलत हो गया ना यार। माही नदी के किनारे होने से 56 का मैदान थोड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं 56 का मैदान? 56 गाँवों का समूह होने की वजह से 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी के पास बसा होने पर तो ये क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? कांठल प्रदेश कहलाता है। जबकि 56 का मैदान क्यों कहते हैं? 56 गाँवों का समूह होने के कारण। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस इसी प्रकार की बारीक बारीक सी गलतियां ना करें। आगे, माही नदी के किनारे स्थित क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न ही दिमाग खराब कर देते हैं, इसलिए इनको थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ें आप और थोड़ा समझ के पढ़ें। जबकि 56 गाँवों का समूह 56 का मैदान नाम पड़ा। कांठल और 56 का मैदान एक ही क्षेत्र के नाम है। कांठल और 56 का मैदान एक क्षेत्र के नाम थोड़ी है। कांठल अलग है, 56 का मैदान अलग है। दोनों नाम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। तो डी कथन हो जाएगा। कांठल और 56 का मैदान एक ही क्षेत्रीय नाम के दो रूप हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक क्षेत्रीय नाम थोड़ी, ठीक है, एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। और दोनों नाम प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये गलत है और आर सही है। दोनों अलग अलग क्षेत्रीय नाम है। दिए गए पेज में कांठल का संबंध माही नदी के किनारे स्थित भूभाग से और 56 का मैदान 56 गाँव से जोड़ा गया। देखो, किसी भी प्रकार की विस्तृत व्याख्या पढ़ने के बाद यदि उनको प्रश्नों को हल करते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और उनसे क्या है, प्रश्न डिटेल से जो भी गलतियाँ होनी है वो यहाँ पर हो जाती है, तो उनको सुधारने का मौका मिल जाता है। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों को समझने में भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, जरूरी है अध्ययन। कांठल, जांगल, 56 का मैदान जैसे नाम अपने आप भौगोलिक और क्षेत्रीय आधार से जुड़े हुए हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। तीनों क्षेत्रीय नामों के पीछे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रीय आधार है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। सुपर फास्ट रिवीजन के लिए देखो, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 1829 में 1829 की बात करें, 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम आया। एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण था ये, ठीक है। इससे पहले राजस्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। मरु और धनु मिलकर के क्या कहलाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। मरु और मरवाड़ को क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है जांगल प्रदेश कहलाता है। समी और केर और पीलू कहाँ पर मिलते हैं? जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर और नागौर में पाए जाते हैं। आगे देखिए, मत्स्य को क्या कहा जाता है? मत्स्य को विराटनगर कहा जाता है। और जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है। सूरसेन भरतपुर, मथुरा से सटा हुआ धौलपुर और करौली के बाग को क्या कहा जाता है? सूरसेन कहा जाता है। माही नदी का जो किनारा होता है, माही नदी के किनारे को तो क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। और 56 गाँवों के समूह की वजह से क्या नाम बोलते हैं? 56 का मैदान। इसके बाद जो अगला जो पेज आ रहा है अपना,
उस पर आधारित अगले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अपन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।